हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज के 28 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ग्रोथ पॉजिटिव। अभी जो डेटा रिलीज़ हुआ है या फिर जो एक परसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंट्रैक्शन देखा गया था फर्स्ट क्वार्टर में बाई 23.9% और सेकंड क्वार्टर में बाई 7.5%, तो वो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस की थी। इसमें अभी शॉर्ट टर्म डेटा को ही एनालाइज किया जा रहा है, तो एक बार इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो एक तो ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल आप देखोगे तो ये है दैट इज़ अबाउट न्यू ब्रिटेन। इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन और जो यूके है इनके बीच में टाई अप्स चल रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी के बाद में यूके और मतलब अपने आप को ब्रेग्जिट हो जाएगा फाइनल, और इनके बीच में जो ट्रेड डील हुई है आगे क्या स्कोप रह सकता है, और ब्रिटेन का ये जो एक मूव है जिसमें यूरोपियन यूनियन से खुद को डिटैच किया जा रहा है, तो उसका दिल्ली के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है वो देखेंगे। तो ये आर्टिकल भी एक बार देखेंगे। इसमें हल्की सी यूरोप की पॉलिटिक्स है बट जानेंगे इस पूरे मुद्दे को। ठीक है, फिर थर्ड आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट बीनीथ द रिकवरी। रिकवरी यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले आर्टिकल में, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। ठीक है, रिकवरी के पीछे और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जिन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा आर्टिकल है जिसमें बताया हुआ है इन्फ्लेशन का क्या इशू रहेगा, इनइक्वालिटी का क्या इशू रहेगा, ये बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आर्टिकल आता है दैट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ। हमारी जो प्रिजन्स हैं, जेलें हैं, वहाँ पर किया क्या जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। वो जो भी क्रिमिनल्स होते हैं या किसी ने कुछ गड़बड़ की होती है तो उसको ये रियलाइज़ कराना कि भाई आपने ये गलती की है, फ्यूचर में अब ये रिपीट मत करना, आपकी पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करो। बट हमारे ये जो रिफॉर्म करने वाले प्लेसेस है ना, ये खुद ही रिफॉर्म के डिमांड में बैठी हुई हैं, ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड होने के साथ साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनको ज़्यादा यहाँ पर रखा जाता है, और जो अंडर ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ओवर क्राउडेड है। देखेंगे मुद्दा कितना शानदार है, बढ़िया तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर प्रेजेंस में। तो इस तरीके से 4 आर्टिकल हो गए अपने एडिटोरियल पेज के। फिर अगर आइडिया पेज की बात करें तो ना तो ये आर्टिकल काम का है ना हमारे लिए ये आर्टिकल काम का है, और एक ये जो आर्टिकल है जर्नल ऑफ प्लेग ईयर, तो 2020 में जो कोविड-19 आउटब्रेक आया है उसके पहले इतना खतरनाक वाला जो अगर कोई आउटब्रेक किसी पेंडेमिक का हुआ था तो वो बताया जाता है बॉम्बे में 1896 के टाइम पे बॉम्बे प्लेग जो आया था वो। ठीक है, तो उसको कोरिलेट करके बताया जा रहा है। अच्छा आर्टिकल है, तो इसको आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, 4 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ पॉजिटिव। देखो इंडियन इकोनॉमी की अगर देखें तो कोविड-19 का जो स्टॉर्म था, जो तूफान आया था एक तरीके से, तो उससे बहुत हद तक बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, और एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि अच्छा परफॉर्म कर लेगी। हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन देखा था प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर का जो कॉन्ट्रैक्शन था दैट वाज शैलोअर, मतलब ज़्यादा गहरा मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, केवल 7.5% का ही था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप देखोगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें, जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई दे रही है, और रिकवरी भी हेल्दी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीक हो वो। ठीक है, और फेस्टिव सीजन भी निकल चुका है, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत और कहीं ना कहीं एक जो डर था मन में कि हाँ कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उनमें भी कमी आ रही है, तो मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत कम होती चली जा रही है। इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने देखी भी है। ठीक है, जो ये पेस है ना, जो स्पीड है रिकवरी की, वो अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के सेम तो नहीं है, बट हम ओवरऑल कह सकते हैं, जैसे आरबीआई ने नोट किया है कि वेस्टर्न रीजन है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, वेस्टर्न रीजन, क्योंकि रीजन क्या है, वहाँ पर अभी भी केसेस लाइक जैसे महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, वहाँ पर केसेस थोड़े अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। बट ओवरऑल इंडिया की बात करें तो रिकवरी का हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है सितंबर के बाद में लगातार। अगर हम देखें तो मोबिलिटी की अगर बात करें, जो मूवमेंट करते हैं लोग अपने व्हीकल से या फिर घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें, वो भी अब कह सकते हैं कि प्री कोविड लेवल तक हमारी सिटीज़ में देखा जा सकता है, और दिसंबर के शुरुआत में ही हो गया था।
इसके अलावा हम इस चीज़ से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। आरबीआई की स्टडी ने एक चीज़ नोट डाउन और की है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोविड 19 के दौरान जिन एबिस मतलब जिन गहरे लेवल पे पहुंच चुकी थी उससे रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स टुवर्ड्स सनलाइट, मतलब सूर्य की किरण होता ना, जैसे कि अब ओशंस होते हैं तो वहाँ पे एबिसल प्लेन होता है, तो बिल्कुल बॉटम से अब धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी राइज कर रही है जहाँ पर सनलाइट दिखेगी एफोटिक से फोटिक रीजन में, ठीक है, एफोटिक से सॉरी। तो ग्रोथ जो है ना वो अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्ट की जा रही है थर्ड क्वार्टर में भी, ठीक है, जो लगभग 0.1% के लगभग प्लस में बताई जा रही है, और फोर्थ क्वार्टर में और भी अच्छी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर का जो है ना पूरा ओवरऑल फिर अक्यूमुलेशन होकर के फोर्थ क्वार्टर में जैसे ही पहुंचेंगे तो उसके बाद में हमें डेफिनेटली और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। देखो डिमांड साइड की एक बात करें अगर, तो डिमांड साइड में अब मॉडरेशन देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम थी या फिर कुछ एक ब्रेक सा लगा हुआ था कि एक तृप्ति सी थी। तृप्ति का मतलब एक सेटिस्फेक्शन था लोगों में कि हाँ चलो ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं खरीदना, कुछ लेना नहीं है, ठीक है। इसको ये जो है ना सेशिएशन ऑफ पेंट अप, मतलब एक होती है कि हाँ कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो, एक हिडन सेटिस्फेक्शन था, ठीक है। तो फेस्टिव डिमांड की बात करें, हाउस होल्ड डिमांड्स की अगर बात करें, तो वो अब लगातार हल्की हल्की एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। इसके क्या क्या एग्जांपल है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना वो फिर से बढ़ गया है, पेट्रोल कंजम्पशन भी बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन अब महीने दर महीने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहने लग गया है। इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट की अगर बात करें तो गुड्स का मूवमेंट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसका डेटा कहाँ से मिलता है, जो ई वे बिल्स होते हैं ना उनसे। तो इस तरीके से ये शो करता है कि हमारे यहाँ पर डिमांड साइड अब एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। दूसरा, नॉन ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं एक्सटर्नली बाहर से, तो वो भी अब प्री कोविड लेवल की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। और आरबीआई के सर्वे ने एक चीज़ क्लियर की है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को अगर देखें तो वहाँ पर वो भी अब कहीं ना कहीं कंजम्पशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं वो भी अब धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। ये तो होगी डिमांड साइड की। अब बात आ जाती है सप्लाई साइड की। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो पिकअप कर रही हैं, तो सर्विस सेक्टर भी, हाँ ये बात ठीक है, जहाँ पर हाई कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं जैसे होटल इंडस्ट्री होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, बट सर्विस सेक्टर भी अब रिवाइवल की तरफ देखा जा रहा है। फिर इसके बाद में फाइनेंसिंग कंडीशन की अगर बात की जाए, जैसे कोई प्राइवेट फर्म है, कॉर्पोरेट फर्म्स है, वहाँ पर फाइनेंसिंग कंडीशन भी इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने अब मार्केट में जो बॉन्ड्स रिलीज किए थे वो अब कम कर दिए हैं। अब बॉन्ड रिलीज करने की नौबत कब आती है, जब कॉर्पोरेट्स के पास में खुद के पास फाइनेंस की कमी हो, तो वो बॉन्ड्स भी अब रिलीज कम कर रहे हैं, स्प्रेड कम है, तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंस कंडीशन कॉर्पोरेट्स की भी इंप्रूव हुई है। आरबीआई का जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे आया था उसमें ये चीज़ बताई गई कि आरबीआई बड़ा होपफुल है, बड़ा आशावान है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रीबाउंड होंगी और मोमेंटम भी जल्दी से ही गेन कर लेगी, ठीक है। क्रिजल की रिपोर्ट अगर देखें तो उन्होंने भी ये बताया कि जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं जिनके पास में बार्गेनिंग पावर लो है, जिनके पास में कैश रिजर्व कम है, वो अभी भी स्ट्रेस में चल रही हैं। और ये जो स्ट्रेस है ना, इसके बारे में हम पूरा डिटेल इस वाले आर्टिकल में देखेंगे जो तीसरे नंबर का आर्टिकल है, ठीक है। तो आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशंस है, आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस है कि अबाउ द लाइन हम परफॉर्म कर लेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि फिस्कल स्टिमुलस है ना, वो अब आने वाले टाइम पे अभी जो करंट फिस्कल स्टिमुलस है उससे थोड़ा बढ़कर दिख सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आ जाएगा। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने जितना बजट में टारगेट किया था उससे ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस नहीं दिया है। ओवरऑल अगर एड ऑन करें तो आपको पता पड़ेगा कि फिस्कल स्टिमुलस जितना देना था उतना नहीं दिया गया, बट उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। सबसे बड़ा रीजन तो यही था, गवर्नमेंट के पास में फिस्कल कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट के पास में आप कह सकते हो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो पाया था। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो कि आने वाला जो 2021-22 का जो सेशन होगा उसमें फिस्कल स्टिमुलस कहीं ना कहीं ग्रोथ रिकवरी को और प्रमोट कर पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो देखो अक्टूबर तक तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहा, बट अब लगातार धीरे धीरे जैसे रेवेन्यू कलेक्ट हो, जैसे हमने देखा है जीएसटी 1 लाख करोड़ तक होने लग गई है पर मंथ, तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा रिजम्पशन देखा जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम देख सकते हैं एक एक्सपेंशनरी इंपल्स मिलेगा इकोनॉमी को, जो आने वाले महीनों में और इकोनॉमी को एक्सपेंड करेगा।
ठीक है। और वैक्सीन का जैसे रोल आउट आएगा तो लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाउस होल्ड डिमांड भी बढ़ेगी, हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो अभी तक भी एबिसल परफॉर्म कर रही है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूव करती हुई दिखाई देंगी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लाने चाहिए थे वो लाने हैं, और जो आ भी रहे हैं बहुत हद तक, हमने जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की, ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स की बात की, वो सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, तो कोविड पेंडेमिक जब तक है तब तक तो देखो कहीं ना कहीं डाउट है, बट वही बात है कि अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए और इस तरीके की रिकवरी आती है तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। बट वही चीज़ है, कोविड कब तक वैनिश होता है वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू ब्रिटेन। देखो क्रिसमस डे पे एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, जिसमें ब्रिटेन ने अपने जो लॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा था यूके, उससे उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। और आप देखोगे बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के खुश है। पर हाँ ये बात ठीक है कि उनकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़े से गैप्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% ही उनको सपोर्ट मिल रहा है। बट लेबर पार्टी जो है ना वो कहीं ना कहीं इस फ्रेमवर्क को वेलकम कर रही है कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, देर शुड नॉट, मतलब कोई डील ही नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और यूरोपियन यूनियन का जो हार्ड ब्रेग्जिट हुआ है ना, वो अपने आप में आप देख सकते हो अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस हफ्ते में ही रेटिफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दूसरी तरफ हो गया, ये तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का हो गया, तो फिर फाइनलाइज हो जाएगा। दूसरा आप देखोगे यूरोपियन गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए फाइनलाइज कर चुकी है कि जनवरी 1 को जैसे ही फोर्स में आएगी ये ट्रेड डील जो यूके और ईयू के बीच में हुई है, तो उसको भी ब्रसल्स में जो पार्लियामेंट है वो पारित कर देगी। देखो यहाँ पर ग्लिचेस तो बहुत सारे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है, दोनों जो यूनिट्स हैं यूके और ईयू, दोनों के बीच में अपने आप में पहले से कई सालों से ये लगातार काम कर रहे हैं। और अभी जो एक लाइन खींचनी है ना, जो एक बाउंड्री बनानी है, वो बाउंड्री कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कितनी ओपेक होनी चाहिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। ठीक है, जैसे टैरिफ फ्री ट्रेड को अलाउ करना ज़्यादातर गुड्स में, तो वो चीज़ कौन कौन से गुड्स रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, सर्विसेज का क्या रहेगा, क्या मोबिलिटी रहेगी, वो सारी चीज़ें अपने आप में बड़ी इशू वाली हैं। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ही सॉर्ट आउट हो पाएंगी। ठीक है, वर्ल्ड की अगर हम देखें दोनों यूनिट्स को, तो वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमिक एंटिटीज़ में से कंसिडर किया जाता है ईयू और यूके को। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि क्या तो लॉ एनफोर्समेंट होता है, क्या फ्यूचर बेसिस इनका रहेगा कॉपरेशन का, तो वो अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पर डेटा फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके बेसिस पे ये फिर एक स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे अपना रोल फाइनल आउट करेंगे। देखो यूरोप को अगर बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने अपने आप को सेपरेट तो कर लिया है, बट यूरोप को फिर भी बहुत इंपॉर्टेंटली एक कह सकते हैं ना मेजर स्टेक होल्डर की तरह कंसिडर करेगा ब्रिटेन। ये पॉलिटिकल विक्ट्री तो अपने आप में है, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं रिस्टोर होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में ब्रिटेन अब जो है वर्ल्ड के साथ में फ्रीली एंगेज कर पाएगा, ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन के थ्रू फिर बाद में एंगेज कर पाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे बोरिस जॉनसन है, उनकी सक्सेस जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, एक कह सकते हैं ना एक लंबा पूरा एक प्रोसेस था, उसके बाद में ये ब्रेक थ्रू उनको मिला है। बट वही बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कुछ भी हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये ब्रेक थ्रू कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अलाइज पार्टीज़ जो थी इनकी विक्ट्री हुई थी, तो उसी तरीके से बोला हमने भी कोई एक बड़ा बैटल ही जीता है। यूरोपियन यूनियन के साथ में रिलेशन हम रखेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक स्कीज़म भी देखा जा रहा है इनकी खुद की पार्टी में भी कि हाँ रिफ्ट है, स्कीज़म का मतलब रिफ्ट गैप है। और यहाँ पर ये जो इशू है ना ब्रेग्जिट वाला, इस इशू को लेकर के लगभग 7 पिछले प्राइम मिनिस्टर कंजर्वेटिव पार्टी के, उनको बड़ा अपना मतलब पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म करना पड़ेगा, जिसमें डेविड कैमरून भी है, थेरेसा मे भी हैं, जॉन मेजर भी हैं, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं। ठीक है, जिनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया किस बात को लेकर के कि यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे कैसे रिश्ते होने चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के अगर हम देखें अभी, तो अब ये जो पॉइंट है ये सारे हमारे काम के नहीं है। अब आ जाता है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आ जाओ आप, कि यूरोप से ब्रेक करना, रीअरेंजमेंट करना ब्रिटेन के लिए अपने आप में एक सिग्निफिकेंट कदम है। खुद की नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अब एस्पायर करेगा ब्रिटेन और उन पर काम करेगा।
देखो लंदन जो है वो अब मल्टीपल बायलैटरल ट्रीटीज़ पे या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बातचीत कर रहा है, जो भी बड़े इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं ब्रिटेन के ट्रेडिशनली, जैसे कि यूएसए, जापान। और इसके अलावा जो हिस्टोरिक कनेक्शन जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में रहा है, जिनको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोला जाता है, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, इनके साथ में भी रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। और रही सही में अगर इंडिया और ब्रिटेन की रिलेशनशिप की बात करें, तो बोरिस जॉनसन को हमने चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट भी किया है कमिंग रिपब्लिक डे को। तो उस टाइम पे और देखा जाएगा कि कितना क्या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं दोनों कंट्री साथ में बैठ करके, ठीक है। तो इस तरीके, और दोनों के दोनों देखा जाए तो लॉन्ग एक दोनों कंट्रीज़ के बीच में नेचुरल पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्रिटेन के पास में बहुत कुछ कैपिटल है, तो इंडिया के पास में लेबर सर्विस अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें। तो अभी तक क्या है, जितना पोटेंशियल दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप का है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया प्रॉपरली। तो अब एक मौका है कि बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रेंथन किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बीनीथ द रिकवरी। ये आर्टिकल लिखा हुआ है प्रांजुल भंडारी के द्वारा। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को अपने सिकंजे में पकड़ा हुआ है, पर इंडिया की अगर बात करें तो 3 अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बड़ी डिफरेंट। एक तो ये कि पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया ने जो केसेस बढ़ने थे उनको, और मोबिलिटी का जो लिंक था कि जितना ज़्यादा लोग इधर उधर से मूव करेंगे उतने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे, वो ब्रेक हो गया। दूसरा, दिवाली सेलिब्रेशन के टाइम पे जो डर था वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, एक और जो है फर्टिलिटी रेट है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल पहली चीज़ तो ये आ गई इंडिया के लिए। नंबर 2, इंडिया जो है अब लगातार फिस्कल सपोर्ट देने की बात तो कर रही है गवर्नमेंट, बट स्मॉलर फिस्कल सपोर्ट ही दे पाई है, मतलब जितना बजट में एस्टिमेटेड था उतना ही, जबकि देना ज़्यादा चाहिए था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, वो हम आगे इसी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि इन्फ्लेशन है ना, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई को दिया हुआ है कि 4 ± 2% की रेंज में आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो अभी देखोगे तो इन्फ्लेशन 6%, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी 4 ± 2 का 6%। तो इससे भी क्रॉस करके ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। तो ये जो 3 ट्रेंड है, इनका क्या असर रहेगा वो हमें कहीं ना कहीं इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिलेगा। देखो, इंडियंस की अगर बात करें तो अब फ्रीली मूव कर रहे हैं चारों तरफ, ठीक है। पॉजिटिव केसेस की अगर बात, पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो अब लगातार कहीं ना कहीं लोग एक अच्छे मूड में हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं है, डर है अभी भी, बट एक जो केसेस बढ़ना, फर्टिलिटी रेट है वो कम होना, फर्टिलिटी रेट का बढ़ना, वो दोनों की दोनों अंडर कंट्रोल है। इस वजह से कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब उत्सुक हैं खर्चा करने के लिए, कंजम्पशन के लिए। फेस्टिवल रिलेटेड आइटम्स की अगर बात करें या फिर अनयूजुअल जो फाइनेंशियल सेविंग्स हो रही थी वो अब धीरे धीरे अंडर कंट्रोल है। क्योंकि हो क्या रहा था कि लोगों के पास में अगर 5 रुपये पॉकेट में है ना, तो उन्होंने ये सोचा कि 5 रुपये बचा के रखो, फालतू में खर्च नहीं करने, क्योंकि इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं ये कोविड-19 कितना और ज़्यादा परेशान करेगा। तो उस वजह से उन्होंने पैसा रोका, और इस वजह से जो पैसा, जो लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए था मार्केट में कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रुक गया था। बट अब उससे थोड़ा थोड़ा लोग बाहर निकल रहे हैं। अब देखो, वैक्सीन धीरे धीरे आने वाला है, कुछ महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, और इकोनॉमी है वो लगातार अब धीरे धीरे इंक्रीमेंट दिखा रही है, जैसा कि हमने प्रीवियस आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल में देखा भी है। तो मैसिव वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होगा तो उससे भी लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी। तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, जैसे कि मुंबई में धारावी में बहुत बार देखा गया है, या पुणे में भी जो रिसर्च हुई थी उसका भी रिजल्ट मिला था, और रिकवरी रेट है वो भी लगातार दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हो, ओवरऑल देखें तो सर्विस सेक्टर तो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, मानते हैं, बट बाकी जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे फिजिकल गुड्स की, इनकी वो रिकवरी हमें कहीं ना कहीं 2020 में ही होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक ग्लांस में, अगर एक नज़र में हम देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस रिकवरी के डेप्थ में अगर जाकर के देखें तो एक तो लो लेवल ऑफ फिस्कल स्पेंडिंग, और दूसरा इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, वो है राइजिंग इनइक्वालिटीज़, कि जो पैसे वाला है वो पैसे वाला बनता चला जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब बनता चला जा रहा है। देखो, फिस्कल सपोर्ट पैकेजेस
वर्ल्ड में, थ्रू आउट वर्ल्ड देखे गए हैं, ठीक है। सभी गवर्नमेंट्स ने दिया है, चाहे जापान हो, चाहे यूके हो, या फिर कहीं पर भी हो, चाहे यूएसए ही क्यों ना हो, वहाँ पर सब लोगों ने अपनी तरफ से बड़ा बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया कि कैसे भी करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी बरकरार रहे और मेंटेन रहे, डिमांड सप्लाई का जो पूरा साइकिल है वो। बट हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक जो डिमांड थी या जितना देना चाहिए था उससे कम फिस्कल स्टिमुलस दिया गया। अच्छा, फिस्कल स्टिमुलस दिया किसको जाता है? जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है। बट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इस गोल को मिस कर दिया गया। और इस गोल में मिस होने वाले कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं? एक तो ये जो शहरों में रहने वाले गरीब हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा आप देखोगे जो छोटे बिजनेस वाले हैं या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, हमें पता है कि लगभग 85% इंडिया के जो लोग हैं वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है? 85% लोग इनफॉर्मल में। तो वहाँ पर आप देखोगे तो उन लोगों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिला है या फिर उनको टारगेट ही नहीं किया गया है, किया भी गया तो बहुत मार्जिनली, तो इतना उसका असर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, जैसे नरेगा की बात की जाए, तो वहाँ पर अब लगातार जॉब की डिमांड देखी जा रही है बट सप्लाई कम है। तो वो भी एक अपने आप में कंसर्न है। क्यों? क्योंकि शहरों में जो लोग काम करने आए थे वो लोग ही तो गए हैं ना गाँव में। तो इसका मतलब क्या हो गया? शहरों में प्रॉपर इन्फ्यूजन नहीं हो पाया पैसे का। ये अपने आप में बड़ा पॉइंट है। अब देखें इनइक्वालिटीज़ की, तो लार्ज और स्मॉल फर्म्स में लगातार देखी जा रही है। कॉरपोरेट्स का हमने प्रीवियसली एक दो आर्टिकल डिस्कस भी किए थे। कॉरपोरेट जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज लिस्टेड फर्म्स हैं, उन्होंने 50% तक प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर की है, ठीक है। जबकि उन्होंने अपने क्या क्या काम किए हैं, जैसे कि रेट मतलब कॉस्ट कटिंग कर दी। जैसे कि कोई एक काम को मान लो कि 5 जने मिलकर के एक काम करते हैं तो वहाँ पर 3 को फायर कर दिया, 2 से ही काम करवा लिया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों ने वो भी कम कर दी, क्योंकि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा रिलैक्स कर रखा था। तो उस केस में क्या हुआ, कॉर्पोरेट फर्म्स को सस्ते में लोन मिला तो इंटरेस्ट रेट कम लगी तो उसका फ़ायदा हो गया। ऐसे ही आप देखोगे कैपिटल मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे सेंसेक्स का आप देखो कितना हाइट तक पहुँच गया है, कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, तो उसका फ़ायदा मिल गया। और साथ में स्पेंडिंग है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी बढ़ी और उसका असर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल आप देख सकते हो इकोनॉमी चाहे पुअर परफॉर्म कर रही थी बट कॉर्पोरेट्स के बेनिफिट्स प्रॉफिट्स थे ना वो लगातार बढ़ते चले गए। जबकि दूसरी तरफ आप देखो जो स्मॉलर लिस्टेड फर्म्स हैं या फिर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, अनलिस्टेड इनफॉर्मल फर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, जिनके पास में पैसों की कमी है। और रही सही में जो फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया उसमें उन फर्म्स को कवरेज नहीं मिला। सच तो ये है कि लार्ज फर्म्स है ना उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, जबकि छोटी फर्म्स हैं उनको घाटा हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि स्मॉलर फर्म्स के घाटे को हार्नेस किया है किसने? लार्जर फर्म्स ने। इसके पीछे दो ट्रेंड बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से हो सकता है। नंबर 1 कि आपने देखा स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ी है, तो जो स्मॉल फर्म्स है ना वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिसीड करती हुई दिखाई दे रही है लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि उनके पास में इतना कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या इतना कोई सप्लाई चेन में वो रोल अच्छा प्ले नहीं कर पाए जितना लार्ज फर्म्स कर पाई, क्योंकि उनके पास में पेमेंट का या फिर जितना एफिशिएंट तरीका हो सकता था लॉकडाउन में सप्लाई को इंश्योर करने का वो उन्होंने यूज़ किया। तो इस वजह से एक तो स्मॉलर फर्म्स क्या है थोड़ी सी क्या ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस में आ गई है। दूसरा अगर पॉइंट यहाँ पे देखें, जो स्मॉलर फर्म्स हैं देखो वो ऑलरेडी वल्नरेबल रहती हैं डिलेज को लेकर के कि उनको पेमेंट टाइम पे ना मिले, उनकी सप्लाई उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया पर उनकी डिमांड पूरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो उस वजह से भी आप देखोगे तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ, जो लार्जर फर्म्स को मान लो लार्जर फर्म पे डिपेंडेंट जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको टाइम पे अगर पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही हैं, तो और ज़्यादा वो प्रेशर में आ गई। तो ये दो वजह थी, एक तो लॉकडाउन के टाइम पे एफिशिएंसी और दूसरा डिले और डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट जो कि लार्जर फर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट स्मॉल फर्म्स थी। तो इन दो वजहों से कहीं ना कहीं स्मॉलर फर्म्स को स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। इससे भी ज़्यादा चिंता वाली बात तो वो हो जाती है जब स्मॉलर फर्म्स के बारे में हम थोड़ा और जानें, क्योंकि स्मॉलर फर्म्स क्या है, लेबर इंटेंसिव है। हमें पता है लगभग 85% हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से आता है, इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। और लेबर फोर्स को आपने रिड्यूस किया है, लोगों का इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है। जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट्स ने क्यों रजिस्टर की ग्रोथ,
कि उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग की, लेबर्स को फायर कर दिया, 5 जनों की जगह 2 जनों को रख करके ही काम करवा लिया। तो इससे उनको बेनिफिट तो हो गया, बट लेबर फोर्स के पास में जॉब नहीं रह पाई है। स्मॉल फर्म्स की अगर बात करें तो उनके पास में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। डेटा लगातार ये शो करता आ रहा है कि स्टाफ को जैसे ही कम किया है लार्जर फर्म्स ने, तो उसका असर, उसका उन पर फायदा, उनका तो क्या हुआ, 0% ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया, 0% तक का ही रहा। कहने का मतलब घाटा नहीं हुआ, उनको बेनिफिट ही रहा। जबकि स्मॉलर फर्म्स ने फायर किया, या फिर स्मॉलर फर्म्स को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्डशिप का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। और रही सही में लिमिटेड फिस्कल सपोर्ट भी है, तो इस वजह से अब देखो लार्जर फर्म्स लार्जर होती चली जा रही हैं और स्मॉलर फर्म्स बंद हो गई या बिल्कुल बर्बाद हो गई या बहुत ही कम स्केल पे आ चुकी हैं। तो इसका पूरा असर कहाँ आएगा जी, डिमांड पे। अब जब 85% जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो मांगेंगे क्या। और जब डिमांड ही नहीं आएगी तो फिर बाद में सप्लाई कहाँ से होगी, फिर इकोनॉमी कैसे हमारी प्रॉपर ट्रैक पे चलेगी। देखो हमने ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स पे जो सेलिंग हुई है, पैसेंजर व्हीकल्स की जो एक्सपेंसिव है, महंगे, वो तो देखो बिके हैं बहुत ज़्यादा। जबकि मोटर बाइक्स की जो सेल है वो बहुत कम हुई है, जो कि आप कह सकते हो जो गरीब लोग या फिर आप कह सकते हो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो खरीदा करते हैं। तो इस चीज़ से साफ साफ क्लियरिटी आ रही है ना कि इनइक्वालिटी वाकई में बहुत बढ़ गई। इसके अलावा अगर हम देखें, ये चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। इनइक्वालिटी के बढ़ते तौर को अगर देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बहुत देखने को मिलेंगे। और इसका साथ में देखोगे इन्फ्लेशन में राइज। अब इन्फ्लेशन भी लगातार आप देख रहे हो, जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि 6% वाला जो लिमिट बैंड है उसको भी क्रॉस कर गई है इंडिया में। ठीक है, सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है जो रिच लोग होते हैं। अब सर्विसेज को अगर देखें तो सर्विस में पहले से ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे आप एजुकेशन की बात कर लो या हेल्थ की बात कर लो, मोटी मोटी दो ही मेन बात कर लो, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस राइज देखा जा रहा है, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। और हमें एक्सपीरियंस है कि 2011 में एक बार इन्फ्लेशन का अगर तड़का लग गया ना इकोनॉमी में, तो उसको टैकल करने में बहुत टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है वो हमें पता है, 6-7 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर मेन रीजन बता रहे हैं कि सर्विस में इन्फ्लेशन क्यों आई और क्यों हम देख सकते हैं सर्विस में इन्फ्लेशन 2021 में। पहला, एक तो वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन जैसे आएगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो पेंटअप दिखेगी। पेंटअप डिमांड का मतलब क्या हो जाए, नहीं, पेंटअप डिमांड है वो थोड़ी सी रिलीज होती दिखेगी। पेंटअप का मतलब होता है तृप्ति। ठीक है, जितनी ज़रूरत है या फिर है जिसमें संतुष्ट हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो डिमांड में आप देख सकते हो पेंटअपनेस जो है अभी वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी तो डिमांड और बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो और ज़्यादा महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। जो हाई टच सर्विसेज हैं, होटल सर्विस होगी या दूसरी जो भी है उनमें। दूसरा जो पॉइंट है कि सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन क्यों आएगा, देखो लार्ज फर्म्स में या फिर लार्ज फर्म के एम्प्लॉयज़ वो थोड़े से रिलेटिवली वेल कंडीशन में होते हैं, तो वो सर्विसेज की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वजह से भी आप देखोगे इनइक्वालिटी बढ़ गई तो और ज़्यादा बढ़ेगी इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से, और कंजम्पशन पैटर्न को भी अगर हम देखें इंडिया में, तो सर्विसेज को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है रिच लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसकी वजह से और इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी की वजह से और स्टॉक इन्फ्लेशन हो जाएगा। कहने का मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि ज़्यादातर सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो है ना वो रेगुलर एनुअल प्राइस रीसेट कर देते हैं ईयर बाय ईयर। ठीक है, बट अभी आप देखोगे कि 2020 के प्री कोविड के पहले, मतलब कोविड-19 आया, आउटब्रेक हुआ, उसके पहले जो इन्फ्लेशन का स्टैंडर्ड था उसको रीसेट ना करके क्या कोशिश की जाएगी कि मार्च 2020 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं से रिज्यूम कर लिया जाए। जबकि आप देख सकते हो पूरे पिछले 9 महीने में हाल क्या हो गए। तो कहने का मतलब जो, क्योंकि उनको भी तो घाटा हुआ ना। आज अगर होटल्स या टूरिज्म इंडस्ट्री अगर बंद पड़ी है तो वो भी तो रिकवरी करना चाहेंगे, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो अभी करंटली मॉनेटरी पॉलिसी अगर चल रही है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो भाई फिर आप उसको टाइट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। और इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाओगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा, तो पैसा नहीं पहुंचेगा तो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा आ जाता है जहां पे गवर्नमेंट या आरबीआई फंस जाते हैं। इन सबको अगर एक साथ रखें तो इंडिया देखो फुल सर्कल में आने की कोशिश तो करेगा 2021 में, बट चिंता की बात यह है कि ग्रोथ जो है ना
वो वीक रह सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्फ्लेशन। अगर हमें ग्रोथ को रिकवर करना है तो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स को एक बार एड्रेस करने की ज़रूरत है। देखो, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करें तो डेफिनेटली 2021 में पॉलिसी मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं एक अटेंशन का पॉइंट भी रहेगा। फिलहाल तो क्या है अभी टारगेट कि कैसे भी करके लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि बात मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन्फ्लेशन अगर एक बंदे से हाथ से आधी रोटी छीनती है तो रिसेशन एक पूरी छीन लेती है। कहने का मतलब मंदी ज़्यादा घातक रहती है। इन्फ्लेशन में तो आदमी फिर भी जी लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के ही गवर्नमेंट ने अभी जो स्टिमुलस दिए हैं या जो भी अभी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करके रखा है कि हाँ कैसे भी करके इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि आरबीआई कुछ कदम ले सकती है फ्यूचर में। एक तो ये कि जो लिक्विडिटी एक्स्ट्रा है वो बैंकिंग सेक्टर में मतलब बैंकिंग सेक्टर में फ्री करे कि हाँ आप इसको लैंड करो या फिर उनको इस लिक्विडिटी को आप मार्केट में इन्फ्यूज़ करो, ठीक है। दूसरा क्या किया जा सकता है कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं, जो थोड़े दिनों के लिए या कुछ समय के लिए अगर टाइम पीरियड के लिए अगर लोन प्रोवाइड किया जाए तो उसके लिए एक फ्लोर रेट फाइनलाइज कर दी जाए, ठीक है, जो कि रिवर्स रेपो रेट से कम हो, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, लिक्विडिटी और बढ़ेगी। फिर उसके बाद में आरबीआई अपने हिसाब से जो पॉलिसी रेट कॉरिडोर है जिसमें हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, इन दोनों के गैप को कम करे। वो गैप कैसे कम करे, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे। तो कहने का मतलब पहले आप इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करो और फिर उसके बाद में उस पैसे को इकट्ठा करके और आरबीआई के पास में स्टोर करवा लो। तो ये चीज़ की जा सकती है। तो इसके लिए अभी जो करंटली लूज मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उससे हम क्विकली एग्जिट करें, ठीक है। जो ढीली मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उससे थोड़ा सा बाहर निकल सके। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ऑप्शन के तौर पे बताई जा रही है। तो इंडिया इस तरीके से वर्ल्ड में एक अलग ही तरीके से बिहेव करता हुआ कंट्री दिखाई देगा इस पूरे क्राइसिस के टाइम पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द लास्ट स्ट्रॉ। यह आर्टिकल लिखा हुआ है माजा दारूवाला और विजय राघवन के द्वारा। देखो, रिसेंटली 2 ऐसे इंसिडेंट आए हैं जिनमें हमारे प्रिजन सिस्टम की बड़ी मतलब हालत को दिखा दिया कि क्या खराबी है वहाँ पर। एक तो स्टैन स्वामी का केस है, एक है गौतम नवलखा के द्वारा। दोनों के दोनों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है भीमा कोरेगांव केस में। और आप देखोगे दोनों के दोनों कोर्ट में गए हैं कि भाई हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उनको अटेंशन पे करो। एक तो क्या है कि एक बंदा 80 साल का है, इन दोनों में से जो स्टैन स्वामी है, तो उनको पीने के लिए सिपर कप की ज़रूरत होती है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है। तो उस केस में उनको वो अवेलेबिलिटी नहीं होती और रही सही में वो पार्किंसन से ग्रस्त है। दूसरी तरफ जो बंदे हैं गौतम नवलखा, उनका चश्मा तोड़ दिया गया तो बोला चश्मा मुझे मेरा दोबारा बनवा के दो या फिर नया चश्मा बनवाने का इजाज़त दे दो। तो आप सोचो कितनी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे जेल में गए हैं बट जो एक ह्यूमन बीइंग तो कंसिडर होंगे ही ना, तो उनके राइट्स को आप कैसे इस तरीके से ब्रीच कर सकते हो, वो अपने आप में बड़ा एक कह सकते हैं ना कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक्सपोज कर रही है। रही सही में आप देखोगे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को अपने नज़र में लिया और ये कहा कि एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाए जिससे कि जो प्रिजन स्टाफ है, जेलों में काम करने वाले जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि भाई वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं। उनको भी अवेयर किया जाए कि भाई इनके भी बेसिक राइट्स होते हैं, इनको ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल जानवरों की तरह आप रखोगे इनको। तब बात आ जाती है कि कोर्ट जाने की नौबत ही क्यों आई। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप एक फैक्ट्स पे बेस्ड चीज़ें हैं कि हाँ वाकई में जो इनमेट्स हैं, जेल में जो लोग रह रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ें तो दे कम से कम। ग्राउंड लेवल का स्टाफ जो है वो ऑपरेशनल डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं डर रहा है, ये यहाँ पर पूरा क्लियर। और वो भी पर्टिकुलर उन चीज़ों को लेकर के जब प्रिजनर अगर पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी लॉज पे आ गए तो उनको बड़ा थोड़ा हार्शली ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये जो ऑटोनॉमी एक जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स को या स्टाफ को मिलनी चाहिए वो वहाँ पर मिसिंग है। अगर हम लॉज की बात करें या लॉ की बात करें जिनमें प्रोविज़न किया हुआ है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाए, तो वो सारा का सारा किस पे करता है, जो भी कस्टोडियल अथॉरिटी है, जो भी जेल के जो आप कह सकते हो ऑफिसर्स हैं, उनके हाथ में रहता है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन का भी एक रूल है जिसका नाम है द नेल्सन मंडेला रूल 2015, ठीक है, या फिर मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 जो कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा आती है, के अंडर में आती है, तो वहाँ पर इलेबोरेटली प्रोविजंस दिए हुए हैं कि क्या केयर मिलना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस तरीके से रिहैबिलिटेशन होना चाहिए प्रिजनर्स का। तो ये दोनों आप याद रख लेना कि द नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड था? तो प्रिजनर्स में जो भी रूल्स प्रिजनर के मतलब प्रिजन्स के कंडक्ट से रिलेटेड ये रूल है, ठीक है। तो उनको क्या केयर मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास में, हमारा खुद का लोकल कानून भी है, ये लिख लेना आप, अच्छी फैक्ट्स हैं। जब भी प्रिजन्स के बारे में आए तो हमारे यहाँ पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, उन्होंने भी कानून बना रखे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा द नेल्सन मंडेला रूल 2015 भी हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि प्रिजन्स के रेगुलेशन को एक तरीके से गाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर वे में जो प्रिजनर्स हैं उनकी टेक केयर की जा सकती है, या उनको बेसिक एमिनिटीज एटलीस्ट प्रोवाइड की जाए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट हैं, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए, इनके बेसिक राइट्स होते हैं। तो बेसिक एम्फेसिस क्या आ जाता है कि भाई अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं ना, उनको कहीं ना कहीं, देखो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनका कन्विक्शन तो हुआ ही नहीं ना, ये तो हुआ ही नहीं कि वो हो गए वाकई में, वो अक्यूज्ड, अभी अक्यूजेशन ही है उनके ऊपर, सवालिया चिन्ह ही है, फाइनलाइज तो कोर्ट करेगा ना। बट उससे पहले भी उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो जो लोग वाकई में जेलों में रह रहे हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उनका हाल क्या होता होगा हम समझ सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो जेल में रखे गए हैं, जो भी अंडर ट्रायल लोग हैं, उनको जेल के कानूनों के तहत अगर उनको कुछ मतलब सहूलियत ना मिले तो बात अलग है, बाकी उनको बेसिक फैसिलिटी एक आम इंसान की तरह मिलनी चाहिए। ये जो वायलेशन होता है, ये हर एक दिन का एक रूटीन सा बन चुका है, और ये हाईलाइट होता है जब कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। अब इसके पहले दो बता रहे हैं कि हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ के दो इशू बता रहे हैं। एक तो राजन पिल्लई, ठीक है, जिनकी तिहाड़ जेल में डेथ हो गई थी, तो तब पता पड़ा कि भाई मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है। इसके अलावा पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल थी जिनका नाम था शीला बारसे, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक पीआईएल रजिस्टर की थी, और उस पीआईएल में आप देखोगे नाम क्या था, री इनह्यूमेन कंडीशन इन 1382 प्रिजन्स। तो उसमें ये बताया गया कि एक सिस्टमेटिक चेंज की ज़रूरत है, हमारे प्रिजन्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर जो नोटोरियस क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि 2 क्रिमिनल का नाम यहाँ पे बता रहे हैं, और या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन्होंने कुछ अप्रोच करने की कोशिश की है कि भाई रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक डायर नीड है वहाँ पर। तो ये चीज़ें बड़ी हाईलाइट कर रही हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे प्रिजन्स में। रही सही में अगर हम देखें तो जितने भी लोग प्रिजन में हैं, इम्प्रिजन्ड हैं, उनमें लगभग 70% तो अंडर ट्रायल ही हैं, मतलब उनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, और 75% लोग ऐसे हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो ये डेटा भी काम का है, जब प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बात आए तो ये हम बता सकते हैं कि मार्जिनलाइज सेक्शन का यहाँ पे पॉइंट क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों को सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि क्या मेरे राइट्स हैं, किन कानूनों को मैं यूज़ कर सकता हूं जिससे कि मेरे खुद के बेसिक नीड या बेसिक राइट्स को मैं फुलफिल करवा सकूं, ठीक है। और अंडर ट्रायल लोगों को अगर 70% ही फुलफिलमेंट है, इसका मतलब हमारे कन्विक्शन रेट अच्छी नहीं है, दैट मीन्स हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ओवरऑल क्या आ जाता है, ये जो मैकेनिज्म है ना, कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म, वो अभी भी आप देख सकते हो प्रॉपर काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रही सही में जेलों में जितना फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ की बात करें, तो उसमें हमेशा कमी देखी गई है। जितनी ज़रूरत होती है ना, उसका केवल 20 से 40% ही वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानी है, ये मिजरी शो करती है कि कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं वहाँ पर जो इनमेट्स हैं, जो जेल में रह रहे हैं, जिनमें से 70% तो केवल अंडर ट्रायल्स ही हैं, जो कि कन्विक्ट नहीं है। जुडिशरी ने उनको दोषी करार नहीं दिया है, केवल शक के दायरे में बैठे हैं वो लोग अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई आप कदम उठाओ कि कोरोना वायरस के टाइम पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इनमेट्स में कम फैले।
तो इसके इसी हिसाब से आप देखोगे कि पीआईएल आई थी शिवो मोटो के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ही ले लिया, शिवो मोटो मतलब खुद से ही चला के बात की मार्च 2020 में। तो लगभग 68,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया जेलों से बेल पे, ठीक है। तो इस तरीके फिर भी अगर 2020 का डेटा, चलो ठीक है 68,000 लोगों को छोड़ दिया, बट 2017 से लेके 2019 का भी डेटा अगर हम एनालाइज करें ना, तो जेलों में जितनी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डेटा, ज़्यादा वहाँ पर लोगों मतलब जो इम्प्रिजन कह सकते हैं ना, इम्प्रिजनमेंट हुआ है। 2017 में अगर 100 जनों की कैपेसिटी वाली जेल में 116 जने थे, तो 2019 में बढ़ के कितने हो गए, 119। तो ओवर क्राउडिंग तो एक कॉमन फीचर है इंडियन प्रिजन्स का। यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि कैसे भी करके जेलों को फ्री किया जाए, क्योंकि एक होता है ना, रिहैबिलिटेट भी करना हो तो आपको रिसोर्स कंस्ट्रेंट फॉर्म में तो कम से कम ना हो। कुछ जेलें तो ऐसी हैं जहाँ पर उनकी कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर रह रही है, तो वो और भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर ग्रेव सिचुएशन को एक्सपोज कर रहा है। बहुत सारे कदम उठाए भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें एक क्या चीज़ आ जाती है, जजेस की कमी। यहाँ पर सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि अगर कोई भी अपनी मतलब केस को लेकर के हाई कोर्ट में पहुंचता है तो उसको लगभग 3 साल लग जाते हैं अपने केस की सुनवाई को कंप्लीट करवाने में, और 6 साल लग जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो आप देख सकते हो कि जजेस की कमी, ओवरऑल क्या आ गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वीकनेस, कि हमारे यहाँ पर जजेस की कमी है, एफिशिएंसी नहीं है, जुडिशरी भी है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। आज आप देखोगे ओवरऑल 2019 से 2020 कितने जने जेल में पड़े हैं, 3.5 करोड़ 2019 में थे तो वो 4 करोड़ हो गए हैं। तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा तो जेलों में पड़ा है, और वो भी उनमें भी इससे भी 70% अंडर ट्रायल, 75% मार्जिनलाइज सेक्शन, जिनको यही नहीं पता कि कानून क्या है और किस तरीके से वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं ना, तो आप देख सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं इंश्योर हो रही है, ज़रूरत है रिफॉर्म्स लाने की। हमें दो पॉइंट होते हैं, देखो, एक तो सुपरवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है पॉलिसी मेकर, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्होंने पॉलिसी बनाई, उसके बाद में उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना उनको कि वाकई में वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर जो वीकनेस आ रही है वो हमारे कल्चर को शो कर रही है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या कल्चर है, ठीक है। देखो, रिफॉर्म्स लाने के तौर पे अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी बनाने का बनाने का एक प्रोविजन था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बट आप देखोगे इसको भी कहीं पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो एक जेल में कर दिया, 2 में नहीं किया, फिर तीसरी चौथी में कर दिया, ऐसे करके, तो वो पैची फॉर्म में या टुकड़ों में ही ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनको स्टैब्लिश करना। इसी तरीके से ज़्यादातर जेलों में आप देखोगे द बोर्ड ऑफ विजिटर्स को स्टैब्लिश करना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है कि जेलों में किस तरीके की फंक्शनिंग हो रही है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये आप देख लेना, रिफॉर्म के तौर पे सजेस्ट किया जा सकता है कि इनको सभी जेलों में मैंडेटरी किया जाए और जल्दी से जल्दी इनका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो देखो, हमेशा से जेलों का काम क्या होता है, जो भी क्रिमिनल है या फिर जो भी मुजरिम है उनमें रिफॉर्म लाना या रिहैबिलिटेट करना उनको, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं अगर उनको एग्जीक्यूटिव ही अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर कैसे वो चीज़ें अचीव हो पाएगी, ठीक है। जो गलतियां अगर एक क्रिमिनल ने अभी कर दी है, वो जेल से बाहर निकल करके अगर वैसी ही जेल में अगर उसको आप रिफॉर्म नहीं, अब स्टाफ की कमी, ओवर क्राउडेड जेलें, तो कैसे आप अटेंशन दोगे, कैसे उनको सुधारोगे। तो वो जो चीज़ है ना, वो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। आज जेलें हमारी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ना होने की बजाय क्या साबित हो रही हैं, एक तरीके से ऐसी बॉडीज़ जो कि पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए जो लोग हैं उनके लिए एक वेयर हाउस के यहाँ उठा करके उनको गोदाम में डाल दिया। तो हमें ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, पेंडेमिक हो या ना हो, जस्टिस जो है वो सबको मिले। जस्टिस वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल केसेस की अगर बात करें तो हमें वहाँ पर वल्नरेबल जो लोग हैं ना, उनको इन हॉटस्पॉट्स पर लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा,
वहाँ से तो आप लेकर के इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए यहाँ लाओगे, और रही सही में कोविड-19 जैसे आउटब्रेक अगर हैं तो उनके इन्फेक्शन होकर हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, तो क्या फ़ायदा होगा उससे? ठीक है, तो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू।